समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 9वीं गणित विषय की ब्रिज कोर्स 2026-27 की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व में हमने आपको जो अध्याय 1 है उसमें 1 से 10 तक के कार्य पत्रक को अलग अलग वीडियो में हल करके दिखाया। चलिए आज हम यहाँ पे प्रश्नावली 1.11 का अध्ययन करेंगे वास्तविक संख्याओं के रूप में और इसके प्रश्नों को सरल करेंगे। यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो 3, 0, 1, 5, 3/2 ऋण 5 इत्यादि वास्तविक संख्याओं के रूप में जानी जाएंगी। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है। आप यहाँ पे देखें कि ये 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्याएं, फिर इसमें अगर हम शून्य ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर इसी में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर देते हैं तो ये पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो जाती है। और यदि हम यहाँ पे p/q के रूप में संख्याओं को प्राप्त कर लेते हैं तो ये परिमेय संख्याओं का रूप बन जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो अपरिमेय संख्याएं जिसमें पाई या p/q का रूप जिसमें q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं का एक रूप होगा। चलिए अब हम कार्यपत्रक क्रमांक 11 की बात करें। इस कार्यपत्रक में आप देख रहे हैं कि सत्य एवं असत्य कथन बताना है। 3 एक वास्तविक संख्या है तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन होगा। इसके बाद करनी 7 एक वास्तविक संख्या नहीं है, चूंकि यह है इसलिए यह कथन असत्य कथन होगा। सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होगी, आपको ध्यान रखना है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है तो यह कथन असत्य कथन होगा। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों कि पाई एक परिमेय संख्या है, चूंकि एक अपरिमेय संख्या है तो यह कथन भी असत्य कथन कहलाएगा। इस प्रकार से ये कार्यपत्रक क्रमांक 11 को हमने सरल किया। अब चलिए प्रश्नावली 1.12 की बात करते हैं, जिसमें हम सम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। जिन संख्याओं के अंत में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उन संख्याओं को हम सम संख्याओं के रूप में जानेंगे। तो आप इसको भली बात ध्यान रखें, क्योंकि चूंकि 2 से पूरा भाग जाना चाहिए, तो कोई भी संख्या 2, 4, 6, 8 है। अगर हमने कहा कि 10 तो ये एक सम संख्या का रूप है, क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाता है, क्योंकि इसके अंत में 0 शामिल है। या 20 ये भी एक सम संख्या का ही रूप है। अब चलिए यहाँ पे सम संख्या कार्यपत्रक क्रमांक 12 की बात करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रश्न हमें ज्ञात है निम्न में सम संख्या पर गोला लगाना है। तो सम संख्या जैसे कि हमने बताया कि 2, 4, 6, 8 शामिल हो, 2 ये एक सम संख्या है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 42 इसमें 2 शामिल है। 51, 67 नहीं होगी, क्योंकि इसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार से अगली जो संख्या है यहाँ पे तीसरे नंबर पे 402, इसमें 2 शामिल है, बाकी संख्याओं में नहीं है। इसके बाद 84 ये भी एक सम संख्या का रूप होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं 88। इसके बाद आप अगली जो संख्या है 502, इसको भी सम संख्या का रूप माना जाएगा। 52 है और इसमें 48, ये दोनों संख्याएं सम संख्याओं का ही रूप होंगे। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि 72 भी सम संख्या है और 54 भी सम संख्या, क्योंकि 2 और 4 इसमें शामिल है। और इसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न में 12 केवल 12 ही सम संख्या होगी, और इसके अगले प्रश्न में 10 भी है सम संख्या और 40 भी, क्योंकि 0 अंत में शामिल हो रहा है। इसके बाद चलिए बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक, जिसमें आप देख रहे हैं कि 11 से 20 के बीच की सम संख्याओं को लिखना है। 11 से 20, 11 के बाद आप देख सकते हैं कि 12 आ सकती है, 14 आ सकती है, या 16 आ सकती है और 18 आ सकती है। तो चूंकि हमको 11 और 20 के बीच की संख्या लिखना था, तो हम लिखेंगे 12, 14, 16 और 18। इसके बाद अगला प्रश्न है संख्या 31 से 40 के बीच, तो हम लिखेंगे 31 के बाद 32 हो सकता है, 34 हो सकता है, 36 हो सकता है, 38 हो सकता है। ये संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें बच्चों,
यहाँ पे हम सही जोड़ी देख रहे हैं अगले प्रश्न में, जैसे कि हम देख रहे हैं 7 से 11 के बीच में सम संख्याएं हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन के रूप में होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और 10। इसके बाद 11 और 19 के बीच की जो 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 4 संख्याओं की बात कर रहा है, तो ए ऑप्शन ही इसका होगा सही। 12, 14, 18, 16 और 18 है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 5 से 9 के बीच की सम संख्या, तो 5 के बाद 6 और 8 हो सकता है, तो डी ऑप्शन के रूप में होगा। 6, 8 लिखेंगे। और वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो उसको हम सम संख्या के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम संख्या। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 41 और 43 के बीच में आप देख रहे हैं सी ऑप्शन के रूप में होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर आएगा 42। इस तरीके से ये कार्यपत्रक का हल होगा। बच्चों, अब हम 1.13 प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें विषम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं में के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं, वे संख्याएं विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 प्रत्येक संख्या के पीछे यदि आता जाएगा तो वे विषम संख्याएं ही होंगी। जैसे 21, 23, इसके बाद 25, इसके बाद आप देख सकते हैं 27, इसके बाद 29। तो 1, 3, 5, 7, 9 क्रम से इनके अंत में आ रहा है, तो इस प्रकार की सभी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। बच्चों, इसके बाद हम कार्यपत्रक क्रमांक 13 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस कार्यपत्रक में निम्न में विषम संख्या पर गोला लगाना है। आप कार्यपत्रक क्रमांक 13 में देखें तो यहाँ पे हम गोला लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले आप 15 पे लगा दें, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 को ध्यान रखना है। फिर 21 में लगा दें, फिर 71 पे लगाएं, फिर आप 5 पे लगा सकते हैं, फिर 101 पे लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसके बाद आप 35 पे भी लगा दें और 75 पे भी लगा दें। इसके बाद आप 715 पे गोला लगाएंगे, और इसके बाद 1, 3 इस पे भी गोला लगाएंगे, और इसके बाद 19 पे गोला लगाएं। इसके अगले प्रश्न में आप 21 में लगा सकते हैं और 15 में लगा सकते हैं। इसके अगले प्रश्न में आप 917 में लगा सकते हैं, और अंत में जो अंतिम प्रश्न है वो 761, जिसमें 1 शामिल हो रहा है अंत में। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक क्रमांक 13 को हमने सरल किया है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें हम देख रहे हैं कि 21 से 40 के बीच की विषम संख्याओं को लिखना है। 23, इसके बाद आ सकता है 25, इसके बाद 27, इसके बाद 29, इसके बाद आप लिखेंगे 31, इसके बाद 33, इसके बाद होगा 35, इसके बाद होगा 37 और 39। इस प्रकार से ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है, 1, 3, 5, 7, 9 सभी में आ रहा है, तो ये सभी संख्याएं विषम संख्याओं के रूप में 21 और 40 के बीच में लिखा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम 61 से 70 के बीच की विषम संख्याओं को लिख रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि 61 के बाद 61 को छोड़ दें आप, क्योंकि 61 भी विषम संख्या है, तो 63 लिखा जा सकता है, और 65 लिखा जा सकता है, 67 लिखा जा सकता है, और 69 लिखा जा सकता है। इतने जो 4 संख्याएं हैं, ये 61 और 70 के बीच की विषम संख्याओं के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें हमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 62 व 64 के बीच की विषम संख्या, 62 के बाद 63 आता है, तो ये 63 विषम संख्या होगी। इसके बाद हम देख रहे हैं 41 से 48 के बीच, तो 41 के बाद आएगा आपका 43, 45 और 47। तो 48 के पूर्व 47 आ गया। ये सभी विषम संख्याएं हैं, 3 विषम संख्याएं। इसके बाद आप 63, 62 से 68 के बीच की विषम संख्याओं को लिखेंगे, तो 62 के बाद आप 63 लिख सकते हैं, 65 लिख सकते हैं, 67 लिख सकते हैं। इसके बाद आपको 112 से लेके 118 के बीच की विषम संख्याओं को बताना है, तो 113 तो आप सबसे पहले लिखेंगे, 115 लिखेंगे, और इसके बाद 117 लिखेंगे। इसके अलावा और कोई विषम संख्या नहीं हो सकती है। तो 3 विषम संख्याएं हैं, कुल 3 विषम संख्याएं हैं बताएंगे। चलिए बच्चों, अब हम 1.14 प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। तो वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का इसमें भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 में स्वयं से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7, 11, 13, 19, 25 ये सभी अभाज्य संख्याओं का रूप है। इसके बाद आप और भी संख्याएं ले सकते हैं, चाहे तो आप 23 ले सकते हैं, और इसके बाद की जो संख्या है 29 हो सकती है। आगे भी जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये अभाज्य संख्याओं को यहाँ से छांटा जा सकता है। तो अभाज्य संख्या का रूप है 3 है, 5 है, 7 है, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, फिर आप देख सकते हैं 23 अभाज्य संख्या का रूप है। फिर यहाँ पे सीधे आप 29 पे आ जाएं, क्योंकि इसमें स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से भाग नहीं आता। 31 पे आ जाएं आप, इसी तरीके से 37 पे आ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखें कि 41 हो सकती है, 47 हो सकती है। इसके बाद आप
और भी अभाज्य संख्याओं को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कुल अभाज्य संख्या आप गिनती 1 से लेके 100 तक के देखें तो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होना चाहिए। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हम 2 ले रहे हैं, तो 2 को हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि कार्यपत्रक हमें दिया गया है, कार्यपत्रक क्रमांक 14, इसका अध्ययन करते हैं। इसके आंसर किस प्रकार से लिखे जाने हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 होगी, और प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, ये प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं। 11 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या आप लिखेंगे 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं और 19। तो कुल संख्या यहाँ पे 3 होगी, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 2 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ पे आप 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 7 ले सकते हैं। वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये परिभाषा हो गई। अब हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 का अध्ययन करें, जिसमें लिखा है कि 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो 1 के बाद आप जानते हैं कि 2 आता है, 3, 5, 7 और इसके बाद आप 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, इसके बाद आप सीधे 17 ले सकते हैं और 19। तो 1 से 20 की जो अभाज्य संख्या है वो इतने प्रकार की होंगी। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो प्रथम 5 ये देख रहे हैं आप, 2, 3, 5, 7 और 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 का अध्ययन करें, जिसमें सत्य एवं असत्य कथन की बात हो रही है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, क्योंकि 2 हमने आपको बताया है, तो यह कथन आपका पूर्णतः असत्य कथन कहलाएगा, तो इसे हम असत्य कथन कहेंगे। प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं 3 व 5 हैं, तो चूंकि 2 और 3 होना चाहिए, तो यह कथन भी असत्य कथन ही कहलाएगा। इसके बाद 15 से 20 के बीच जो अभाज्य संख्या है वो 17 और 19 है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन होगा। इसके बाद वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं आता, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 है, तो यह कथन भी सत्य कथन होगा। इस प्रकार से बच्चों इस कार्यपत्र को सरल करना था। चलिए अब हम यहाँ पे प्रश्नावली 1.15 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भाज्य संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि स्वयं और एक से ही भाग जाता है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे भाज्य संख्याएं वो है जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाता है, तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 10, 14, 15, 16, 18, 20, इनमें एक के अलावा स्वयं से भी और अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाता है। इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है, ये हमें ध्यान रखना है, ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम कार्यपत्र क्रमांक 15 को सरल करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखना। तो 4 को हम कहेंगे, 6 को, 8 को, 9 को, ये सभी संख्याओं में स्वयं के अलावा, एक के अलावा स्वयं से भी और अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 12, 14, 15, 16, 18 और 20। तो इतनी जो संख्याएं हैं 20 तक की, ये सभी भाज्य संख्याओं के रूप में जानी जाती हैं। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रथम 5, यहाँ पे 4 से लेके आप 10 तक लिख सकते हैं। 4, 6, 8, 9 और 10, ये प्रथम 5 भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सही जोड़ी का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रथम 3 भाज्य संख्याएं, तो ई ऑप्शन को आप मिला दें, तो ये प्रथम 3 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 4, 6 और 8। इसी तरीके से सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह है 4, तो डी ऑप्शन के रूप में आप लिख रहे हैं, यहाँ पे सही जोड़ी बना रहे हैं। और 5 से 10 के बीच की भाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 6, 8, 9 हो सकती है, तो बी ऑप्शन के रूप में लिखा जाएगा 6, 8 और 9। इसके बाद 10 से 15 के बीच की भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो 12 और 14 हो सकती हैं, ए ऑप्शन के रूप में लिखा जाएगा 12 और 14। और इसके अंत में ऐसी संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उनको हम भाज्य संख्याओं के रूप में जानते हैं। इस तरीके से इस सही जोड़ी को हमें तैयार करना था। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें, जिसमें हम सत्य एवं असत्य कथन की बात करेंगे। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये कथन सत्य है, आप इसको सही का टिक भी लगा सकते हैं या सत्य कथन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सत्य कथन है। इसके बाद आप देख रहे हैं एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, तो ये कथन भी सत्य कथन है।
अभी आपको नोट के रूप में हमने बताया था। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, तो यह कथन असत्य कथन के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या है तो 4 भाज्य है, इसलिए यह कथन भी असत्य कथन ही कहलाएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमें सही विकल्प पर टिक लगाना है। तो आप यहाँ पे तो 2 आपकी अभाज्य संख्या है, तो ये इस पर टिक लगा देंगे। 9 एक भाज्य संख्या का रूप है, और 7 ये भी एक अभाज्य संख्या है। 15 ये भी एक भाज्य संख्या होगी, और 17 ये एक अभाज्य संख्या होगी। इस तरीके से हमने कार्यपत्रक क्रमांक 15 को सरल किया। हमने सारे कार्यपत्रक यहाँ पे सरल कर लिए हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि कार्यपत्रक 11 से लेके 15 तक का अध्ययन किए, और यदि आपने इसके पूर्व के कार्यपत्रक को नहीं देखा है तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको आप क्लिक करके इन कार्यपत्रक को सरल कर सकते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।